Hello, wonderful souls. I hope you are having a wonderful time. Thank you so much for tuning in. I am your host, Dr. Rohit Bansal. The main purpose of this podcast is to discuss how cognitive distortions escalate the problem of depression and also suggest the tips and techniques for overcoming this problem. And if you are facing this difficulty, then you are at the right place. You will definitely learn a lot from this podcast. Now it is the time to introduce our guest speaker, Bandita Rath Sharma. She is a counseling psychologist, educator, trauma therapist, CBT and DBT practitioner, and relationship counselor. She is the founder of Bandita's Healing Space. Thank you so much for joining, ma'am, and for sparing your invaluable time. I am hopeful that this podcast will benefit a lot who are facing the difficulty of cognitive distortion and depression. Over to you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for the wonderful introduction. So, हाँ, जैसे कि आपने कहा कि cognitive distortions एक ऐसे तरीके के ट्रैप्स होते हैं जो कई बार हमारे माइंड हमारे साथ खेलते हैं. सो हम उसके ट्रैप में आते ही हमारा नेगेटिव थिंकिंग का जो लूप रहता है वो स्टार्ट होता है. तो आगे चलते हैं, हम लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे. राइट. सबसे पहला प्रश्न ये है कि व्हाट इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू डिप्रेशन. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सर एक ऐसे थॉट प्रोसेस रहता है जहाँ पे कि हम रियलिटी जो है चीजों का उसको आइदर बढ़ा चढ़ा के देखते हैं या फिर एक डिस्टॉर्टेड वे में वो हमारे परसेप्शन में आता है और हम उसको एक थॉट लूप में लेते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज एक एग्जाम मैंने दिया हुआ है और मेरे एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं. तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फेनोमेनन है जो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है. बार बार वो लोग एग्जाम देते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी ज्यादा मार्क्स आते हैं. तो क्या होता है ना, मेरे बुरे मार्क्स आए तो मेरा लाइफ बर्बाद हो गया. सो यहाँ पे देखिए, एक सिंगल एग्जाम पूरा लाइफ को डिफाइन कर रहा है. सो ये जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस है ना, कभी कभी क्या रहता है ना, एक हमारे सेल्फ एस्टीम या फिर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे एक डाउट लाके खड़ा करता है कि एक्चुअली ऐसा है या फिर मैं ऐसे सोच रही हूँ. सो हम लोगों का ये थिंकिंग पैटर्न बहुत सारे नेगेटिव वेज में भी बाहर आ सकते हैं. सो इसी वजह से जब हमारा डिस्टॉर्शन होता है ना थॉट में, सो हम लोग जो एक्चुअल वे रहता है उससे बहुत अदर वे में परसीव करते हैं हमारे आसपास की चीजों को. और इससे हम अपने बारे में ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं. दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. हाँ, अपने बारे में, अपने खुद के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कुछ है, कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इंसान है, तो सारी चीजों को हम लोगों का पहले ही जो परसेप्शन है ना वो ही गलत हो जाता है. लाइक नेगेटिव सेल्फ टॉक कुछ लोग करते हैं ना, खुद से ही बात करते हैं, अपने से ही प्रश्न करते हैं और उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनका आंसर होता ही नहीं है. लाइक दे ट्राई टू क्रिएट. जैसे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक, सॉरी सर, नेगेटिव सेल्फ टॉक हमको ऐसा एहसास दिलाता है कि एक कंटिन्यूअस सेंस में नेगेटिव हमारे में है या फिर हमारे में नहीं है. तो हम जब उसको कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में लेते हैं कि ये नहीं है मेरे पास, मैं ये नहीं कर सकती, तो वो एक बन जाता है हमारे में कि सारी चीजों को अपने आसपास, अपने खुद को आइदर कम समझना या फिर कम करके रिप्रेजेंट करना. चीजों को. What is thinking trap and what are some of the common examples of thinking traps that people with depression might experience? पहली बात तो ये है, डिप्रेशन तक जाने के लिए बहुत सारे असेसमेंट्स की जरूरत है. तो वो असेसमेंट करने के टाइम पे ये थिंकिंग ट्रैप्स को जाना जाता है. तो ये थिंकिंग ट्रैप जो शुरू होता है उसको हम लोग कॉग्निटिव ट्रायड बोलते हैं या फिर नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड बोलते हैं. जहाँ पे कि हमारा एक थॉट आया, वो एक नेगेटिव थॉट है, जिसके रिलेटेड वो जब थॉट हमारे दिमाग में चलता रहता है तो हमको बहुत सारे इमोशंस फील होते हैं.
तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग जब थॉट हमारा शुरू करते हैं तो ये एक नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड है, जहाँ पे कि हमारा एक थॉट, सपोज मैं अभी किसी एक अच्छे से फंक्शन के बारे में सोच रही हूँ, या फिर किसी एक पिकनिक के बारे में सोच रही हूँ, किसी एक पार्टी के बारे में सोच रही हूँ, तो जहाँ पे मैंने बहुत मजे किए थे, तो जब मैं सोच भी रही हूँ, देन ऑटोमेटिकली अ स्माइल कम्स ऑन माय फेस। राइट। सो ये स्माइल क्या है? हमारा इमोशन है। ये हैप्पीनेस जो है हम अंदर फील कर रहे हैं, तो ये हैप्पीनेस कहाँ से आया? एक थॉट से आया है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है। उसके वजह से हम लोग इमोशन फील करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग बिहेवियर करते हैं। जैसे कि याद आया तो फिर हैप्पीनेस भी आया, मैंने मुस्कुराया भी, और फिर तुरंत मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाया कि क्या कर रही है, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, सो हम लोग कितना एंजॉय किए। तो हमारा थॉट विच इज फॉलोड बाय आवर इमोशंस, एंड इमोशंस आर फॉलोड बाय द बिहेवियर दैट वी डू व्हिच कम्स फ्रॉम दोज इमोशंस। वैसे ही एक नेगेटिव ट्रैप में क्या रहता है कि हम नेगेटिव सोचे का आ जाता है, जैसे कि मेरे एग्जाम्स में कम मार्क आए, या फिर मेरे बॉस ने आज मुझको डांट दिया, मीटिंग के टाइम पे डांट दिया, ठीक है। आइदर मैं उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के रूप में भी ले सकती हूँ कि हाँ क्या गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू दैट। आइदर ऐसा हो सकता है, और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मैं ही खराब हूँ, मुझसे कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, मेरा तो हमेशा ही ऐसा है, नहीं तो मुझे ही खाली डांटते रहते हैं, मुझे कभी भी ऐसा अच्छे से नहीं बोला। तो यहाँ पे बहुत सारे, मैंने अभी जितने भी स्टेटमेंट्स बोले हैं उसमें एक एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। राइट। मेरा आज का मीटिंग का नहीं हो पाया, मतलब मेरा पूरा लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये थिंकिंग पैटर्न को बोलते हैं, जैसे कि ओवर जनरलाइजेशन, जहाँ पे कि हम एक इंसिडेंट को लेके बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देते हैं। ऑल और नॉन थिंकिंग, आइदर मेरे वे में होगा, नहीं तो नहीं है। और एक चीज है जैसे कि इमोशनल रीजनिंग, जहाँ पे हम लोग एक इमोशनल रीजनिंग देते कि मेरे ही वजह से ऐसा होता है। तो यूजुअली इन डिप्रेशन हमने देखा हुआ है, जैसे कि इमोशनल रीजनिंग रहता है, ऑल और नॉन थिंकिंग रहता है, और कैटास्ट्रोफाइजिंग रहता है, जहाँ पे कि हम एक ही नेगेटिव चीज को इतना बढ़ा देते हैं कि पॉजिटिव के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कैसे एक इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर सकता है कि आई एम गोइंग थ्रू द फेज ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन? जैसे कि आपने बोला अभी फेज ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि फेज ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, हमारे थॉट प्रोसेस ना कभी कभी थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आते हैं। ऐसा कोई फेज इंडिविजुअल का नहीं रहता है कि अभी डिस्टॉर्शन का फेज चल रहा है तो डिप्रेशन जरूर आएगा इसके बाद, ऐसा नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है ना, ये डिस्टॉर्टेड थॉट्स की वजह से नॉट ओनली डिप्रेशन, एंजाइटी भी ट्रिगर होता है। और कैसे होता है, इसका लूप क्या है? पहले तो ये थॉट चलता रहेगा फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। देन ये थॉट की वजह से हम सारे वो इमोशंस महसूस करेंगे जो कि समवेयर इट इज लाइक कैटेगराइज्ड अंडर डिप्रेशन और आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि मैं अगर दिन रात यही सोचती रहूंगी कि मेरे में कुछ अच्छा नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो इससे बहुत सारे इमोशन ट्रिगर होते हैं कि जैसे कि हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो फिर ट्राई किसके लिए करूँ। तो ये सब चीजें ट्रिगर होते हैं, और जब ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा देर तक हमारे में रहता है, तब भी हम लोग we can fall under like diagnosis of depression. So ऐसा नहीं है कि ये फेज रहता है फिर डिप्रेशन होता है, but these are certain things which leads to, if it continues for a prolonged period of time, it can lead to depression. Okay. जो कुछ आपने कहा इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, what is the role of negative self-talk in reinforcing thinking traps? जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेगेटिव सेल्फ टॉक ये है कि हम कभी भी, चाहे कुछ इंसिडेंट हुआ है चाहे कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है, पर हम कंटिन्यूअसली अपने खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके, या फिर खुद में ही खुद को थोड़ा सा कम समझना। जैसे कि आजकल हम लोग बहुत वेज में
मीडिया, सोशल मीडिया हो गया या फिर एड्स हो गए, किसी भी वे में हम लोग दूसरों के साथ हम खुद को कंपेयर करते हैं। और कभी कभी क्या रहता है ना, वो कंपैरिजन का पैरामीटर सही नहीं रहता कि अब मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। Right. उसका लाइफ अलग है, उसका बैकग्राउंड, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका मेंटल सेट, एवरीथिंग इज डिफरेंट विथ whom आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ। Yes. सो वो जो कंपैरिजन हमेशा अनरियलिस्टिक कंपैरिजन होता है। आइदर हम लोग क्या करते हैं ना, कभी किसी का लो फेज में रह के ही हम लोग कंपैरिजन करते हैं यूजुअली, तो हम हमेशा हमारा लो फेज को किसी और के हाई फेज के साथ कंपेयर करते हैं। मे बी 2 महीने पहले वो दूसरा आदमी भी वो फेज से गुजरा है, बट वी डोंट सी दैट कि हम जब कंपेयर करना शुरू करते हैं तो वो कोई भी हो, किसी के साथ भी अनरियलिस्टिक कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हम खुद से वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना शुरू करते हैं कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मैं भी ऐसा, आई शुड डू दैट। सो दिस इज वन मोर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, शुड स्टेटमेंट। सो एक शुड स्टेटमेंट का एक बर्डन रहता है, आई शुड डू दिस, आई शुडंट बी दिस, आई शुड ऑलवेज हैव दिस। सो वो जो हम हमेशा एक कंपल्जन रहता है हमें कि ऐसा करना चाहिए। तो थोड़े दिन बाद ना वो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में आ जाता है कि मैंने ऐसा तय किया था, ऐसा करना था पर नहीं कर पाए, मुझे लंदन जाके पढ़ना था पर मैं लंदन जाके पढ़ नहीं पाई, मुझे ये खरीदना था पर मैं वो खरीद नहीं पाई। So like nowadays when you are people, comparing yourself to others, you are putting yourself in a state of dilemma because your life is different from the life of others. So how can you compare Yeah, yourself that is to true. others? We don't have to compare ourselves with Yeah. anyone, Yes. No but need. we can compare ourselves with our own self, how I was previously, मैं पास्ट में कैसी थी और आज तक कितना प्रोग्रेस मैंने किया है। Yes, we अगर need to suppose keep मैंने on progress improving ourselves. Only then we can be a better Yeah. human being. या एग्जैक्टली। सो अगर भी मैंने प्रोग्रेस नहीं किया हुआ है तो कहाँ पे मैं चूक रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं प्रोग्रेस करूंगी, क्या मेरे लिए काम किया है, क्या मेरे लिए काम नहीं किया है। तो ये सारी चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं, पास्ट में मैंने क्या मिस्टेक किया जिसके वजह से ऐसा हुआ, तो उसको रेक्टिफाई। सो अंडरस्टैंडिंग द मिस्टेक्स एंड प्लानिंग योर कोर्स ऑफ एक्शन। इट्स नॉट दैट मिस्टेक्स आर लाइक फुल स्टॉप, दे आर कॉमन्स Right. एंड दे आर नेसेसरी आल्सो। अब मैं सबसे अहम प्रश्न आपसे पूछता हूँ, कैन यू सजेस्ट सम प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स यू कैन से फॉर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एंड डिप्रेशन? बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत लोग इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि हम लोग स्ट्रैटेजीज, सो पहले ये समझते हैं कि कॉग्निटिव, ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है ये शुरू कहाँ से होता है और कैसे होता है। वो हम लोगों का, हर एक इंडिविजुअल का हर एक ट्रिगर सिचुएशन से रहता है। आपके लिए एक सिचुएशन बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा, मेरे लिए शायद वो मेरा ट्रिगर नहीं। Yes. तो हर एक का एक ट्रिगर लेवल अलग रहता है। The first thing which is very important for an individual is self-awareness. एक इंडिविजुअल पहले सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मेरे में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो अगर एक इंसान को वो चीज पता है ना, तो वो इजीली मतलब फाइंड कर सकता है कि कब मैं ट्रिगर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो पहले चीज तो हम लोग एक प्रैक्टिकल में भी हम लोग एक थॉट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जहाँ पे कि कॉलम से पहले तो हम लोग सिचुएशन रिकॉर्ड करते हैं, सिचुएशन के बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि वो एग्जैक्ट थॉट क्या आया दिमाग में, और वो थॉट को लेके इमोशन क्या आए। सपोज थॉट आया है कि मैं अच्छा नहीं, इमोशन क्या है, सैड। फिर अलग एक थॉट क्या हो सकता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं किया इसीलिए मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ या लड़की नहीं हूँ। अलग थॉट क्या हो सकता है, एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूंगी। तो ये एक अल्टरनेटिव थॉट का है। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज अल्टरनेटिव थॉट। तो अगर मैं जो अभी सोच रही हूँ वो भी एक सपोज या फिर हाइपोथेटिक एक सेंटेंस है या फिर एक थॉट है,
और एक हाइपोथेटिक थॉट भी मैं ले सकती हूँ जहाँ पे कि थोड़ा पॉजिटिविटी हो। अगर ये सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, तो दोनों ले सकती हूँ। तो एक पॉजिटिव वाला भी मैं लूंगी जहाँ पे कि उसको हम लोग ऑल्टरनेटिव थॉट बोल के बोलते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज चैलेंजिंग थॉट। अभी थॉट चैलेंज करना मतलब पहली बात ये चेक करना कि वेदर इट इज अ फैक्ट और इट इज जस्ट अ थॉट और इट्स जस्ट अ रैंडम ऑटोमेटिक थॉट। यस, सो हम लोग चेक करेंगे उसका कितना वैलिडिटी है, मतलब हाउ मच इट इज वैलिड टू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे। सो डज इट हैज एनी फैक्ट, कुछ फैक्ट है या फिर ऐसे ही हमारे दिमाग में आ रहा है ये थॉट। सो एक थॉट और फैक्ट का चेक करना। फैक्ट कभी बोलते हैं जबकि हम जो सोच रहे हैं उसको बैक करने के लिए 2 या 3 एग्जाम्पल्स होंगे। हाँ, पहले भी दो आदमियों ने किया था या फिर 2 लोगों ने किया था और ऐसा हुआ, और मैंने भी आज किया तो ऐसा होगा। तो अगर कोई फैक्ट आपके स्टेटमेंट या फिर थॉट को प्रूव कर रहा है तभी भी और एक चैलेंज कीजिए सेकंड लेवल, जहाँ पे कि हम लोग देखेंगे कि उसके लिए हुआ पर मेरे लिए होगा, तो इसको थॉट चैलेंजिंग बोलते हैं। सेकंड थिंग इज हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि छोटी सी चीज को लेके हम बहुत बड़ा बना देते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक थॉट के ऊपर। एक थॉट आया दिमाग में कि ये अच्छा नहीं है और उसको हम सोचते ही चलते हैं, तो फिर बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं या फिर अटेंशन इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन मार्क, डज दिस नेगेटिव थॉट रिक्वायर दिस मच ऑफ अटेंशन फ्रॉम मी? yes, Do I have any other important task? So that requires more of my attention than this thought. So immediately consciously select करके दूसरे productive चीजों में अपना ध्यान भटकाने के लिए फर्स्ट थिंग इज जहाँ पे बैठ के ये थॉट ज्यादा आ रहा है, इमीडिएटली वो जगह से उठ के खड़े होके थोड़ा जाके engage in some grounding technique, like अपने सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव करना, कुछ देखना, कुछ महसूस करना, कुछ स्मेल करना, पानी पीना, एक राउंड लगाना, फिर आके फिर से बैठ के अपना प्रोडक्टिव काम शुरू करना। right, ये 3 मेजर टेक्निक्स है। फर्स्ट इज अल्टरनेटिव थॉट, देन इज थॉट चैलेंजिंग where we can check whether it is a thought or a fact, and the next one is like consciously deviating the attention from the thought. okay. What is the role of cognitive behavioral therapy in overcoming the problem of cognitive distortion? So अभी मैंने आपको जितने भी टेक्निक्स बताए ये सारे टेक्निक CBT के हैं या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ही है, जिसको हम लोग थॉट रिकॉर्ड बोलते हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि हमको अपना खुद का थॉट लिखना होगा। जब हम अपने थॉट को एक पेपर में लिखते हैं हमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि ये थॉट एक्चुअली है क्या। तब हमको वो थॉट को चैलेंज करने में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि अभी हमारे पास एक विजुअल इंटरप्रिटेशन भी है। हम लोग देख पा रहे हैं कि मेरा थॉट क्या है। पहले टेक्निक तो वो हो गया जहाँ पे हम लोग थॉट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। CBT का और एक टेक्निक है जो मैंने आपको अभी बताया जहाँ पे कि हम लोग थॉट चैलेंज करते हैं। ये सारे जो टेक्निक्स अभी मैंने या फिर स्ट्रैटेजीज बताई ये CBT के ही है। और दूसरा एक है जहाँ पे कि हम लोग जर्नलिंग करते हैं। नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में जो आता है तो उसको हम लोग यहाँ पे चैलेंज करते हैं और जर्नलिंग के थ्रू हम हमारे दिन में पॉजिटिव थिंग्स क्या हुआ है वो लिखते हैं। जहाँ पे कि अगर मैं ये कंटिन्यूअसली एक हैबिट में फॉर्म कर दूं तो क्या होता है ना, मेरा एक आदत सा बन जाता है कि दिन भर में क्या पॉजिटिव हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देने की, ताकि मैं जर्नल में लिख सकूं। राइट। वो एक प्रैक्टिकली होता है और मैं ये अपने खुद के अनुभव से कह रही हूँ कि मैंने जब खुद का जर्नलिंग स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था अच्छा क्या होता क्या है, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस कि मैं किसी और को बताने से पहले मैं ये खुद थोड़ा ट्राई करूं। सो मैंने वो ट्राई किया। 1 मंथ लिखा, ठीक है लिखना अच्छा लग रहा है। 2 मंथ लिखा, 3 मंथ लिखा, फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि मैं दिन भर ना सोचती रहती हूँ कि आज क्या किया मैंने। अच्छा किसी ने आके एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी,
ठीक है, तो मेरा ध्यान दिन भर में पूरा सारे पॉजिटिव चीजों में जा रहा है ताकि मैं वो जाके लिख सकूं। एंड आई एम बीइंग ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर पूरा होल डे में क्या हुआ। सपोज भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर एटलीस्ट मैं शांति से घर पे आके खाना खा के सो रही हूँ। दैट इज ऑल्सो so many people doesn't get that peace of mind, so वो भी एक बहुत important चीज है। so ये this thing तो I have my personal thing, I have like experienced it कि वो कितना help करता है। तो journaling is also one more technique which is a form of CBT। एंड CBT में क्या रहता है, इंडिविजुअल के नीड के हिसाब से हम लोग ये सेशन वाइज सेशन प्लान करते हैं। राइट। What is the role of social media and technology in escalating the problem of thinking traps and cognitive distortion? जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया तो आएगा ही। तो सोशल मीडिया जैसे कि आजकल का हमारे जितने भी यंग अडल्ट्स हैं या फिर हम लोग भी हैं, बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे दे आर मोर ऑन सोशल मीडिया। यस। और सोशल मीडिया से दिन शुरू होता है एंड सोशल मीडिया पे दिन खत्म होता है। सो वो तो है। तो अगर हम लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पे या फिर इंटरनेट पे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं तो इसका मतलब हैज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। हम लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोचेंगे, किस तरह के चीजों से हम लोग फेमस बनेंगे, क्या नहीं है तो हम फेमस नहीं हैं। तो ये सब जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, तो ये सब सोशल मीडिया से ही होता है कहीं ना कहीं। इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं कि हम भी इनकी तरह बनना चाहते हैं, हमारी पोस्ट पे भी पॉजिटिव फीडबैक आए, ये सब थिंकिंग ट्रैप्स है। हाँ, तो अगर नहीं आता है वहां से तो शुरू होता है थिंकिंग ट्रैप। अगर मेरी फ्रेंड ने पिक्चर डाला और मैंने पिक्चर डाला, अगर मेरे फ्रेंड के पोस्ट पे 100 लाइक्स आ गए और मेरे बाय मिस्टेक 20 लाइक्स आ गए, तो मेरा पूरा लाइफ ही मतलब उस पे आ जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया, पूरा मतलब मेरा लाइफ ही खत्म हो गया, ये हो गया है। You will keep on thinking about that thing which is not as relevant as it is, but still you are repeating that thing. Exactly होता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लाइफ में कि लाइक्स नहीं आए तो we start finding ways how can I get that। और जो वो क्यूरियोसिटी है, वो जो है, अगर उसके बाद भी नहीं हो पाया तो वो रिजल्ट करता है एक लो फीलिंग में। और अगर वो लो फीलिंग ज्यादा हद तक रहता है या फिर ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू करता है तो वो रिजल्ट कर सकता है डिप्रेशन में। सो दे स्लिप डाउन टू डिप्रेशन कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। वही सब दूसरे लोग भी कर रहे हैं, उनका ऐसा है वैसा है, पर मैं तो वही का वही हूँ। राइट, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हाँ, खाली ये नहीं, बट आजकल सोशल मीडिया के वजह से लोग एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी सेट कर रहे हैं, जहाँ पे कि अगर मेरा स्किन ऐसा नहीं है या फिर अगर मैं फेयर नहीं हूँ या फिर अगर मेरा बॉडी इमेज ऐसा नहीं है, दैट मीन्स आई एम नॉट ब्यूटीफुल। सो आइदर ऑल और नॉन थिंकिंग में जाते हैं। तो ये एक टाइप का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, जहाँ पे कि उनमें बहुत सारे खूबियां रहता है पर वो थोड़े बहुत पैरामीटर्स पे अपने आप को जज करते हैं। एक्चुअली हम अच्छी चीजों को देरी से सीखते हैं और किसी की बुरी चीजों को बहुत जल्दी से अपनाते हैं। सोशल मीडिया इसमें अहम रोल प्ले करता है। हाँ, बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी है सर। हम लोग उसको भी, क्योंकि वो वही लोग जैसे कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आजकल आके बोल रहे हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इतनी मेहनत की, पर उस पे नहीं, हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते। क्या मेहनत करने कोई मेडिटेशन का चैनल है, कोई मेडिटेशन सिखा रहा है, उससे दूर रहेंगे और चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ, वही है, वैसा होता है। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस in combating the problem of cognitive distortion and depression? मेडिटेशन बहुत तरह के होते हैं सर। यूजुअली अगर किसी को
कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम लोग उनको गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, जहाँ पे कि हम कुछ एक्टिविटी उनको देते हैं कि आप आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक गार्डन में चल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर हमारा माइंड सोचते सोचते पूरा नेगेटिव लास्ट कॉन्सिक्वेंस तक जाता है, और अगर हम ये गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू यही सोचते सोचते अगर उसको गार्डन में लेके जा सके तो एटलीस्ट 2-3 मिनट्स का वो एक डीप रिलैक्सेशन रहता है। राइट। सो इसको हम लोग गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, जहाँ पे कि अगर एक बहुत बार मैंने ये सुना है मेरे प्रैक्टिस के टाइम पे भी, मैम हम लोग मेडिटेशन तो कर रहे हैं पर आंखें बंद करते ही वही सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हाँ, तो अगर मे भी कुछ कुछ चीजें किसी के लिए काम करता है, कुछ कुछ चीजें काम नहीं करता है, तो जब जिसके लिए ये वाला मेडिटेशन काम नहीं कर रहा है, जो हमारा क्लासिकल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम लोग गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग हमिंग टेक्निक एक है जहाँ पे कि एक हम बोलते हैं कि आप हम करना शुरू करो, या फिर किसी मंत्र का जाप करो, या फिर ओंकार का जाप करो, या तो म्यूजिक थेरेपी यूज करो। हाँ, तो किसी भी ट्यून को सुनो या एंड अपने माइंड को लेके जाओ एक वैकेशन पे वेयर देयर इज नो वरीज। तो हम लोग बोलते रहते हैं बैकग्राउंड में ये, या फिर चलाते रहते हैं कुछ जहाँ पे कि वो माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा। ये एक मेडिटेशन है। दूसरा माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब द फर्स्ट टेक्निक इज ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में क्या करते हैं ना हम लोग, वो इंसान को प्रेजेंट में लाते हैं। माइंड इधर उधर घूमता रहता है, प्रेजेंट में आओ, वो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, अगर हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। पर क्या होता है ना, हम प्रॉब्लम 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 बोल के एक बंद कमरे में बहुत जब दिमाग लगा के घूमते रहते हैं तो कभी ना कभी वो दरवाजा एक है बोल के हम भूल जाते हैं, हम वहां पे ही सर्कल सर्कल करते रहते हैं। तो प्रॉब्लम में इतना ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा रिलैक्स होकर एक जगह पे बैठो तो कहीं ना कहीं तुमको वो रूम में एक डोर दिखाई देगा, यू कैन ओपन एंड यू कैन लीव। सो वहां पे माइंडफुलनेस का काम है, जहाँ पे कि हम प्रेजेंट में लाते हैं कि देखो अभी क्या हो रहा है। और अगर किसी का दिमाग कोई जोन आउट हो रहा है, थॉट में जा रहा है, बार बार काम नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग वो ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करते हैं, जहाँ पे कि ऑल द सेंस ऑर्गन्स को हम लोग एक्टिव करते हैं। और उसके लिए क्या होता है ना, वो प्रेजेंट में आता है कि हाँ मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अभी वो थॉट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। Okay. So Last question. Help. What is your concluding remarks for the listeners who are facing this problem of cognitive distortion, thinking traps and depression? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? Cognitive distortions, हमको ये पहले समझना चाहिए कि हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को परसीव कैसे कर रहे हैं। और परसीव हम लोग कैसे करते हैं, या फिर हमारा परसेप्शन कहाँ से आता है, बिलीफ सिस्टम से। हम जो मानते हैं उस हिसाब से परसीव करते हैं। जैसे कि भगवत गीता में एक लाइन है, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। तो हम लोगों का बिलीफ सिस्टम जैसे रहेगा, हम अपने आसपास की चीजों को वैसे ही परसीव करेंगे। और अगर हमारा परसेप्शन गलत हो गया तो इमीडिएटली दिमाग में जो थॉट आता है वो गलत आएगा। और अगर इतना सारा गलत थॉट चल रहा है तो डेफिनेटली इमोशन तो पॉजिटिव नहीं आएंगे, इमोशन नेगेटिव ही आएंगे। अगर इमोशंस नेगेटिव, थॉट भी नेगेटिव, तो डेफिनेटली बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। जैसे कि कमरा बंद करके बैठना, आइसोलेट करना, विड्रॉ करना, ये बिहेवियर रहता है। सो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को देखो कि क्या है मेरा बिलीफ सिस्टम, मैं क्या मानता हूँ अपने खुद के बारे में भी और एनवायरनमेंट के बारे में भी। मेरे बिलीफ सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मेरा थॉट प्रोसेस भी धीरे धीरे पॉजिटिव होगा, पर इट शुड नॉट बी टॉक्सिकली पॉजिटिव अगेन। सो यहाँ पे एक चीज है कि अगर कुछ है एनवायरनमेंट में नेगेटिव, उसको लेवल करो एज नेगेटिव।
और अनहेल्पफुल, फिर उसके लिए सोल्यूशन ढूंढो और उधर से बाहर आने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम बोल के लेवल करके हमको आगे देखना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है। कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम के बारे में बोलने से प्रॉब्लम नहीं चला जाएगा। वी हैव टू फाइंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस अराउंड अस एंड हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ इट। Thank you so much, ma'am, for giving your invaluable insights on this topic. और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं बहुत लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, वो कहते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है, मैं खुद से ही बातें करता रहता हूँ, स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मुझे बहुत ज़्यादा है। तो ये सब प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। और जो इस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया इस पॉडकास्ट के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो भी आपने टिप्स और इनसाइट्स आपने दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लिसनर्स जिनको ये प्रॉब्लम है, वो इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, और जो अपने माइंड के चारों तरफ एक जाल बना लिया है, उससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो यू नीड टू बी स्ट्रेस फ्री। ठीक है ना? एवरीथिंग मैटर्स, कि पैसा भी आप कमा रहे हैं, अच्छी जॉब है, बट स्टिल यू आर नॉट लिविंग हेल्दी लाइफ। व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू नेगेटिव फेज। आपने अपने खुद को एक नेगेटिव स्टेज में डाल लिया है, आपने चारों तरफ माइंड के एक जाल बना लिया है। आप खुद ही क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं और उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि उन क्वेश्चंस का उतना रेलिवेंस नहीं है। तो जब तक आप सेल्फ टॉक करना अच्छी बात है, आत्मविश्लेषण करिए, लेकिन उसको नेगेटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट मत करिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू हार्म योर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। Got it? So thank you so much for listening us and tuning in. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। I will see you soon with a new podcast. Till then, stay happy and live a stress-free life. Thank you so much, ma'am, for your valuable insights. It was really a wonderful conversation with you. Thank you so much for creating such a platform where like a lot of people are getting the solution, and like that's wonderful like initiative. So definitely I'm glad to be here today. And I would like to do one more podcast with you in the time to come whenever you have free time. Because definitely. I thoroughly enjoyed this session. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. That's my pleasure, absolutely.